नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़पेपर क्विज 5 अगस्त 2020 में आपका स्वागत है। मैं हूं विनीत सागर। चलिए देखते हैं आज के 10 डेली न्यूज़पेपर क्वेश्चंस क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, विथ रेस्पेक्ट टू द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला इन NEP 2020 विच ऑफ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। पॉज करके पढ़ लेना, मैं जल्दी जा रहा हूं, इसके बाद हम एनालाइज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, with reference to Ayodhya, where Ram Mandir is being constructed, which of these statements are correct? Question number 3, with reference to the special category status given to some states in India, which of these statements are correct? Question number 4, with reference to the financial task action task force, which of these statements are correct? Question number 5, where is the Great Himalayan National Park located? Question number 6, which is the oldest High Court of India? Question number 7, how many times the same person can be elected as US President with respect to the 22nd Amendment of US Constitution? Question number 8, what is the meaning of the usage suo motu in legal terms in India? Question number 9, which of these parliamentary standing committee is within the administrative jurisdiction of Chairman Rajya Sabha? ठीक है। Question number 10, which country's parliament committee of 5 persons chose the winner of Nobel Peace Prize? ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चंस। तो इसमें से अगर आप 5 भी आंसर किया तो बहुत है, क्योंकि 5 क्वेश्चन बड़े सीधे थे और 5 क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अभी आंसर्स क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, विथ रेस्पेक्ट टू द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला इन NEP 2020 विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? ठीक है, जो आंसर क्या है, बोथ 1 and 2, सो बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट। द नेशनल कमीशन, पहले हम एक्सप्रेशन में चलते हैं। द नेशनल कमीशन ऑन एजुकेशन, कोतारी कमीशन, recommended this policy 1968. ठीक है, द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला वाज फर्स्ट यूज्ड इन द एजुकेशन पॉलिसी 1968 बाय द इंदिरा गांधी लेड गवर्नमेंट। ठीक है, तो बेसिकली 3 लैंग्वेज फॉर्मूला ये है दोस्तों। देखो 1968 कोतारी कमीशन ने जो रेकमेंड किया था, ये पॉलिसी इनैक्ट भी हुआ था। इसके हिसाब से स्टूडेंट्स को मदर टंग और इंग्लिश को छोड़ के एक रीजनल लैंग्वेज पढ़ना था। ठीक है, तो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में ये फॉर्मूला ट्रांसलेट इनटू लर्निंग हिंदी। ठीक है, तो वो लोग हिंदी सीखने लगे, और जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में, ठीक है, ये हिंदी सीखना ही था। तो जो साउथ इंडियंस है जिसको हिंदी इतना अच्छा मालूम नहीं था, उन लोगों के लिए थोड़ा सा बर्डन था, क्योंकि हिंदी उन लोगों के लिए एक नया लैंग्वेज था। ठीक है, तो हिंदी सीखना था। पर तमिलनाडु में जो अपने तमिल को लेके बहुत वो लोग गर्व महसूस करते हैं, तो ये लोगों को हिंदी सीखना इतना ईजी भी नहीं था, और ये लोग इसको अलो भी नहीं किए थे। एक अलो नहीं भी कर सकते, क्योंकि जो स्टेट सब्जेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, एजुकेशन एक स्टेट सब्जेक्ट है, इसलिए तमिलनाडु में लागू नहीं किया था। पर अभी भी ये जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला लाया गया है NEP 2020 में, इसमें भी ये सेम लिखा गया कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला टू बी कंटिन्यू। ठीक है, आजकल तमिलनाडु वाले प्रॉब्लम कर रहे हैं फिर से। ठीक है, देखते हैं। तो द आंसर इज बोथ 1 and 2। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 2, विथ रेफरेंस टू अयोध्या वेयर राम मंदिर इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? देखो भाई लोग, 1, 2 and 3 तीनों सही है। क्या क्या है? अयोध्या इज लोकेटेड एट फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश, बिल्कुल सही है। आज भूमि पूजा भी हो रहा है उधर। अयोध्या इज हिस्टोरिकली आइडेंटिफाइड एज साकेता, एन ओल्ड सिटी ऑफ कौशला महाजनपदा इन 1st millennium BC। देखो भाई, अयोध्या हिस्टोरिकली आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के हिसाब से आइडेंटिफाई किया है, वो काफ़ी आर्टिकल्स में आया हुआ है। साकेता मतलब महाजनपदा था, कौशला महाजनपदा के एक इंपॉर्टेंट सिटी था साकेता। ठीक है, ये भी 1st millennium BC। 1st millennium BC मतलब 1 BC से 1000 BC तक, इसको 1st millennium BC बोलते हैं। और बाबरी मस्जिद, बाबरी मॉस्क वाज बिल्ट इन अयोध्या अंडर मुगल रूल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द मॉस्क इंस्क्रिप्शन, देखो मुगल एम्पायर बाबर थे जो पहला, उनके जनरल मीर बाकी ने बनाया था करके बाबरी मॉस्क के इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, वो भी 16th सेंचुरी में 1528-29 के टाइम लिखा था। ठीक है, तो गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विथ रेफरेंस टू द स्पेशल कैटेगरी स्टेटस गिवन टू सम स्टेट्स इन इंडिया, कौन सा सही है? देखो 1, 2, 3 and 4 चारों सही है। देखते हैं क्या है। देखो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस क्या होता है, ये पढ़ लेना, मैं आपको सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस इसलिए दिए जाते हैं, ये जो 5 लिखे हैं, ठीक है, हिली एंड डिफिकल्ट टेरेन, लो पॉपुलेशन डेंसिटी, स्ट्रैटेजिक लोकेशन। देखो ये सब चीज़ें की वजह से कुछ स्टेट्स क्या है हमारे बाकी स्टेट से अलग है। जैसे हिली एंड डिफिकल्ट टेरेन है, इसका सिंपल मैं आपको एक
उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे हमारा प्लेन एरिया में एक रोड बनाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ डेवलपमेंट लाना है तो ईजी है, जो लाया मिशनरीज लाए वो सब बना दिया। पर हिली एरियाज में क्या होता है, हिली एरियाज में पूरा माउंटेन एरिया, उधर कुछ भी बनाना है तो माउंटेन तोड़ना पड़ेगा, पहाड़ तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। मतलब कहाँ कहाँ से बारिश इतना ज़्यादा हो रहा होगा, मतलब कभी कभी लैंडस्लाइड्स हो जाता है। तो ये सब एरिया में कुछ भी चीज़ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट्स लाने में गवर्नमेंट को थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ठीक है। इसलिए ऐसे एरियाज में, और स्ट्रैटेजिक लोकेशन भी है, मतलब अगर इंटरनेशनल बॉर्डर से उधर से भी प्रेशर आता है, ठीक है। तो ऐसे एरियाज के लिए, और ऑब्वियसली लो पॉपुलेशन डेंसिटी तो होगा क्योंकि लोग ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम इनहैबिटेड एरिया नहीं है, माउंटेन है, ठीक है, माउंटेन एरिया है, इसलिए ये भी एक रीज़न है। तो ये सब रीज़न की वजह से कुछ स्टेटों को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सब रीज़न सही है, 1, 2, 3 and 4 ऑफ द अपोज आंसर। अभी टोटल 11 स्टेट है इंडिया में, ठीक है, जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया हुआ है, ठीक है। पूरा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को दिया हुआ है, ठीक है। और अपना उत्तराखंड, जो भी आप देखना पहाड़ी एरिया, उत्तराखंड हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, ठीक है, और सिक्किम हो गया। तो आप देखना ना, जहाँ भी पहाड़ी एरिया है, पूरा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गए, सबको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया हुआ है। और ये कौन डिसाइड करता है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है। ये नीति आयोग के मेंबर्स है, इसका चेयरमैन रहता है प्राइम मिनिस्टर, इसमें मेंबर्स रहते हैं यूनियन मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स, मेंबर्स ऑफ नीति आयोग, ये सब रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विथ रेफरेंस टू फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आंसर डी है, मतलब 1, 2 and 3 सही है। Financial Action Task Force was established in July 1989 by a group of 7 in Paris Summit, ठीक है। तो G7 कंट्रीज ने Financial Action Task Force एस्टैब्लिश किया था G7 कंट्रीज के द्वारा जुलाई 1989 में उनके पेरिस समिट में, ठीक है। तो पहले किसके लिए बना था, टू डेवलप एंड एक्सामिन मेजर्स टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है। मनी लॉन्ड्रिंग को कॉम्बैट करने के लिए इन्होंने ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स बनाया था। मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, बेसिकली वही है, ब्लैक मनी है, ठीक है। तो अक्टूबर 2001 में FATF expanded its mandate to incorporate efforts to combat terrorist financing in addition to money laundering, ठीक है। अभी 2001 तक क्या हुआ था, अपने दुनिया में टेररिस्ट एक्टिविटीज बहुत बढ़ गए थे, ठीक है। तो इसीलिए लोगों ने क्या डिसाइड किया, अभी हम देखेंगे कोई कंट्री पैसे टेररिस्ट फाइनेंसिंग के लिए यूज कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो इसके लिए लोगों ने FATF ने मैंडेट ले लिया कि ये हम चेक करेंगे। और ये लोग क्या करते हैं, दे मेंटेन ए रिकॉर्ड ऑफ ब्लैक लिस्ट, ग्रे लिस्ट एंड व्हाइट लिस्ट ऑफ कंट्रीज, ठीक है। करंटली देयर आर 39 कंट्रीज इन FATF। देखो, ये लोग एक लिस्ट बनाते हैं, उसमें अगर कंट्री में सब कुछ सही चल रहा है तो व्हाइट लिस्ट में डालते हैं। अगर थोड़ा सा डाउट है, लोग मॉनिटर करते रहते हैं, इनके कमिटीज रहते हैं, ये लोग मॉनिटर करते हैं। अगर प्रॉब्लम है तो वो लोग ग्रे लिस्ट में डालते हैं। और बिल्कुल इनके जितने भी काम कंट्री में हो रहा है वो सब, मतलब टेररिस्ट फाइनेंसिंग हो रहा है और मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है, करप्शन हो रहा है, सब हो रहा है, तो इन लोगों को ब्लैक लिस्ट में डालते हैं। वैसे अपना पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में था, पर ये पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से व्हाइट लिस्ट में बनाने की चर्चा चल रही है, ठीक है, इसलिए न्यूज में है। क्वेश्चन नंबर 5, वेयर इज द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क लोकेटेड। ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क was constituted in 1984 and was formally notified as a national park। देखो, नेशनल पार्क भी है 1999। It is located in Banjar subdivision of Kulu district of Himachal Pradesh, India, in the far western Himalayas, ठीक है। GHMP मतलब Great Himalayan National Park is one of the recent additions to a huge network of wildlife reserves found in Himalayan region in India and adjoining countries। Clear as it is written? Question number 6, which is the oldest High Court of India? Answer is option A, Calcutta High Court। Calcutta High Court is the oldest High Court in India. It was established in 1st July of 1862 under the High Courts Act 1861, ठीक है। तो इंडिपेंडेंस से पहले ही हुआ था। तो इसका एक मेन पॉइंट मैं बता रहा हूँ, कलकत्ता हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन अंडमान एंड निकोबार में भी है, ठीक है। तो कलकत्ता हाई कोर्ट क्या है, वेस्ट बंगाल प्लस अंडमान निकोबार आइलैंड्स भी देखते हैं, ठीक है। Question number 7, how many times the same person can be elected as US president with respect to the 22nd amendment of US Constitution? तो आंसर है 2 times। देखो, as per the 22nd amendment of US Constitution, no person, कोई भी आदमी 2 टर्म से ज्यादा नहीं हो सकता, मतलब 4 + 4 8, ठीक है, 8 साल से ज्यादा। पर इसका एक एक्सेप्शनल केस में बता रहा हूँ आपको। देखो, अगर कोई प्रेसिडेंट की मौत हो गया, नहीं तो कुछ भी रीजन से वो प्रेसिडेंटशिप से निकल गया, तो वाइस प्रेसिडेंट एक्टिंग प्रेसिडेंट बन जाता है, ठीक है।
इस केस सिनारियो में अगर वाइस प्रेसिडेंट एक्टिंग प्रेसिडेंट 2 साल से कम, एक भी दिन कम अगर वाइस प्रेसिडेंट एक्टिंग प्रेसिडेंट रहा है, वो आदमी अगली बार प्रेसिडेंटशिप के लिए लड़ सकता है, और वो जीत गया तो प्रेसिडेंट रहेगा 4 साल के लिए। फिर से अगला इलेक्शन में 4 साल के बाद जो अगला इलेक्शन होगा उसमें भी वो लड़ सकता है और जीत सकता है। तो इस स्पेशल केस सिनारियो में एक आदमी कितने दिन तक प्रेसिडेंट रह सकता है? मैक्सिमम 9 years and 364 days। ठीक है, 8 साल तो है ही, और जो 1 साल 364 डेज, मतलब 1 साल से 2 साल से एक दिन कम, 1 साल 364 डेज जब वो वाइस प्रेसिडेंट रहे थे और वो एक्टिंग प्रेसिडेंट हुआ था। एक स्पेशल केस है, ठीक है। तो समझ गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द यूसेज सुओ मोटो इन लीगल टर्म्स इन इंडिया? ठीक है, देखो आजकल न्यूज में, हिंदू में, इंडियन एक्सप्रेस में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स के बारे में बहुत सारे आर्टिकल्स आ रहे हैं। तो मैं देख रहा हूँ उसमें सुओ मोटो काफी जगह में लिखा है। क्या है सुओ मोटो? कोर्ट्स ने सुओ मोटो केस ले लिया, ठीक है। आंसर, व्हेन ए कोर्ट ऑन इट्स ओन टेक कंट्रोल ओवर द मैटर ऑफ द केस। देखो, वेरियस कोर्ट्स इन इंडिया हैव इनिशिएटेड लीगल प्रोसीडिंग्स ऑन देयर ओन बेस्ड ऑन द मीडिया रिपोर्ट्स। ठीक है, मैं सिंपल भाषा में समझाता हूँ आपको। देखो, सुओ मोटो क्या है? बिना कोई पिटीशन का, बिना कोई कंप्लेन का कोर्ट अगर एक जजमेंट पास कर रहा है, नहीं तो एक केस ले रहा है, मतलब अगर कोई फेसबुक पोस्ट देख लिया कोई जज ने कोर्ट के, या इनको कोई टेलीग्राम भेज दिया, ठीक है, ऐसे से गलत हो रहा है, तो बिना कुछ पिटीशन के, बिना कुछ फाइलिंग से ये लोग क्या, सुओ मोटो अपने मतलब ओन अकॉर्ड पे केस ले लेगा। ठीक है, मतलब मैं सुओ मोटो केस ले रहा हूं, मैं अपने आप केस ले रहा हूं। ऐसे केस लेने को सुओ मोटो केस बोलते हैं। तो कभी भी आप सुओ मोटो, ठीक है, वर्ड देखते हो, एक लैटिन वर्ड है, ठीक है, इसका मतलब है सुओ मोटो एक्शन इज व्हेन ए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑन इट्स ओन टेक कंट्रोल ऑफ द मैटर ऑफ द केस। ठीक है, कोई बोलने से नहीं, थर्ड पार्टी बोलने की जरूरत नहीं है, अपने आप ले लेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, which of these parliamentary standing committee is within the administrative jurisdiction of chairman राज्यसभा? देखो, ये काफी डायरेक्ट क्वेश्चन है। आंसर है डी, कमिटी ऑन कॉमर्स। देखो, देयर आर 24 डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज इन पार्लियामेंट। ठीक है, देखो डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज आपको पढ़ाया हुआ है। डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज टोटल 24 है। 24 में 8 राज्यसभा के अंदर है और 16 लोकसभा के अंदर है। देखो, मैंने एक लिस्ट बनाया हूँ, ये आप लोग डाउनलोड कर लेना। कमिटी ऑन कॉमर्स राज्यसभा के 8 है और लोकसभा का 16 है, टोटल 24 है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, विच कंट्रीज पार्लियामेंट कमिटी ऑफ 5 पर्सन्स चूज द विनर ऑफ नोबेल पीस प्राइज? एक क्वेश्चन पे ध्यान देना, नोबेल प्राइज नहीं, नोबेल प्राइज के पीस कैटेगरी में, नोबेल पीस प्राइज। ठीक है, तो आंसर इज नॉर्वे। सी, नोबेल प्राइज इज ए सेट ऑफ annual international awards bestowed on those who conferred the greatest benefit on humankind in the fields of physics, chemistry, physiology or medicine, literature, peace and economic sciences, instituted by Alfred Nobel Slash. Alfred Nobel कौन थे? जो डायनामिट का इन्वेंशन किया था, डायनामिट। ठीक है, डायनामिट का इन्वेंशन अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। उन्हीं के मेमोरी में उन्होंने अपने जो असेट्स था उनको उन्होंने डोनेट किया था, बोला मेरे नाम पे ऐसे प्राइस दे दो। देखो, इसमें आप लोग ये अच्छा सा रटा माना ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, इतने को छोड़ के और किसी फील्ड में नोबेल प्राइज देते नहीं है। ठीक है, अब एक फील्ड में अवार्ड देने वाला एक बेंच रहता है। ठीक है, मतलब एक कमिटी रहता है। कौन कौन सा? देखो, रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस फॉर नोबेल प्राइज इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए ये लोग देते हैं। ठीक है, ये लोग डिसाइड करेगा। और करोलिंस्का इंस्टीट्यूटेड फॉर द नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन, ये स्वीडन का एक यूनिवर्सिटी है। ठीक है, करोलिंस्का इंस्टीट्यूट। स्वीडिश अकेडमी फॉर नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, स्वीडिश अकेडमी डिसाइड करता है लिटरेचर में किसको देगा। और हमारे क्वेश्चन का आंसर इधर आ रहा है, कमिटी ऑफ 5 पर्सन्स टू बी इलेक्टेड बाय द नॉर्वेजियन पार्लियामेंट स्टोटिंग। स्टोटिंग क्या है? देखो, जैसा हमारा लोकसभा है, ठीक है, उनके पार्लियामेंट असेंबली, जो असेंबली है नॉर्वे में, उनको स्टोटिंग बोलते हैं। ठीक है, तो स्टोटिंग आपको अगर पूछा गया स्टोटिंग क्या है, कौन सा पार्लियामेंट को स्टोटिंग बोलता है, तो नॉर्वे आंसर है। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर इधर मिल गया। नॉर्वेजियन पार्लियामेंट ने कमिटी ऑफ 5 पर्सन रहते हैं, वो नोबेल पीस प्राइज देते हैं। ठीक है, तो इससे हमारा 10 क्वेश्चंस खत्म हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोगों के व्यूज कमेंट सेक्शन में प्लीज लिखना, और कुछ भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू, बाय बाय।